गाइस मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। तो आप सभी को इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं और इनमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और आप सभी को एक टॉप सरकारी कॉलेज पाना है तो इन क्वेश्चंस को अभी से तैयार करना शुरू कर देना है। मैंने भी एक टॉप सरकारी कॉलेज निकाला और एक टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया। इस समय मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। तो आप सभी तक यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप सभी को काउंसलिंग में बहुत अच्छी तरीके से मदद करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आप सभी को यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 18वां, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है 20वां, ऑप्शन नंबर बी दिया है 15वां और ऑप्शन नंबर डी दिया है 17वां। तो आप सभी बताइए कि आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही है। तो वीडियो को हमेशा पॉज करके बताइए, सोचिए कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन लगे कि थोड़ा सा गलत है उसे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आप सभी को कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का जो स्थान है वो आप सभी का 17वां स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी देखेंगे कि जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन है बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें से दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। ठीक है, प्रिस्टले थे कि सीले थे, लेवेसिए थे कि इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो इस बार भी पूछे जाने की उम्मीदें होती हैं। ठीक है, किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसका कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जन्मदाता थे वो लेवोसिए थे। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के साथ। वह है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ। चीन यूनान से प्रारंभ हुआ कि अमेरिका इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ कि मिस्र अरब से प्रारंभ हुआ कि भारत चीन से प्रारंभ हुआ। आप सभी को ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिस्र और अरब से आप सभी के रसायन विज्ञान के ज्ञान का जो है वो आरंभ हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक और जनरल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो अपना जनरल क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। मतलब किस देश का प्राचीन नाम है, मतलब उस देश का ही प्राचीन नाम है और जहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है केमी। ठीक है, इसी के नाम से केमिस्ट्री पड़ा। वह चीन का प्राचीन नाम है कि अमेरिका का प्राचीन नाम है कि भारत का प्राचीन नाम है कि मिस्र का प्राचीन नाम है। ऊपर आपने देख लिया है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान जो है सर्वप्रथम मिस्र अरब से प्रारंभ हुआ। तो आप सभी को यहाँ पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी की केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र देश से हुई है, क्योंकि मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था वो केमी था। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। वह है कि रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा में। ठीक है, उनका जो अध्ययन किया जाता है उस किस रसायन शास्त्र की शाखा में किया जाता है वो उसमें दिया गया है। अकार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में, वैश्लेषिक रसायन में कि भौतिक रसायन में। आप सभी को बताना है 5वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह शाखा है भौतिक रसायन। ठीक है, ये भौतिक रसायन ही ऐसी एक शाखा है जहां पर आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने हम 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से 6वें नंबर में क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक आपको बताना है कि CH2 है, SO2 है कि CO2 है, CH4 है। ठीक है, जल्दी से बताइए। आपके 3 तत्व दिए गए हैं। ठीक है, 3 यौगिक दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो देखिए आप देखेंगे तो SO2 में कोई कार्बन का चक्कर नहीं है, तो ये तो आपका पहले नंबर गलत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे CH2 है या आपका CO2 है या CH4 है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CH4 ही एक ऐसा है जो कार्बनिक यौगिक है, बाकी जितने भी हैं सब अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, ये आपके अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, चलिए मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 90 से 100% होती है कि 95 से 100% होती है कि 65% से 90% होती है कि 40 से
50% होती है। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मानव शरीर में पाए जाने वाली जो जल की प्रतिशत मात्रा होती है वह आप सभी की 65 से 90% तक होती है, ठीक है। और जो एवरेज मानते हैं उसे 75% को मानते हैं, ठीक है, 70 से 75% को। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो इसमें आप सभी को 65 से 90% क्लिक करना होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, कांच क्रिस्टलीय ठोस है कि रबर क्रिस्टलीय ठोस है कि प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस है कि शर्करा क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। क्रिस्टलीन सॉलिड बताना है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि न कांच ही क्रिस्टलीन सॉलिड है, न प्लास्टिक ही क्रिस्टलीन सॉलिड है, न रबर ही क्रिस्टलीन सॉलिड है, ठीक है, सिंथेटिक होता है रबर। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो शर्करा जो है वो एक क्रिस्टलीन सॉलिड है, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर कोने में आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, पॉलिटेक्निक 2009 का यह शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कि जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण पक जाता है जल्दी, कि जल का क्वथनांक कम होने के कारण पक जाता है, कि प्रेशर स्थिर रहता है, कि कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता इसके लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैस द्रव्य की अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। गैस का क्या निश्चित नहीं होता है, ठीक है, तो आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिना कुछ देखे आंख बंद करके लगा देना है, ठीक है। चलिए, पॉलिटेक्निक 2008 का एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिखा जाएगा। वो है कि निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ क्या है। तो उत्फुल्ल का मतलब मैं आप सभी को बता दूं कि उसका मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। उत्फुल्ल का मतलब होता है कंप्लीट यानी पूर्ण, ठीक है। कौन सा ऐसा जो पदार्थ है जो पूर्ण है, ठीक है। तो आप सभी देखेंगे कि MgSO4 अकेले नहीं रहता, ठीक है। MgSO4 के साथ इनटू में H2O भी रहता है। क्या रहता है, H2O भी रहता है। अगर हम ZnSO4 की बात करें तो ZnSO4 अकेले नहीं रहता, इसके साथ 7H2O रहता है, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इस दशा में देखेंगे तो आप सभी को ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट नजर आता दिखेगा, ठीक है। नीचे दिया है ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। अब इसको क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी आप सभी का NaHCO3 ही, अकेले ऐसे नहीं रहता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब बिना गर्म किए किसी ताप पर जो द्रव की सतह है, वो द्रव की सतह से जो अणु है धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। वो क्या होता है, क्वथनांक होता है कि वाष्पन होता है कि निर्वात आसवन होता है कि आसवन होता है। तो जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18वां का कौन सा ऑप्शन आप सभी के लिए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, आप गर्म करेंगे तो आप सभी को क्वथनांक होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर निर्वात आसवन और आसवन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होने वाले नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वाष्पन की क्रिया है, जब हम बिना गर्म करते हैं, बिना गर्म किए द्रव के जो सतह के अणु हैं वो धीरे धीरे वायु में मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है अपरिवर्तित रहती है कि बढ़ती है कि घटती है कि इनमें से कोई नहीं। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी को उत्तर देना बहुत जरूरी है। जब बर्फ पिघलती है तो अणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, इन दोनों में से बता दीजिए, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो है वो आप सभी की घटती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिर है वो स्थिर होने की ऊर्जा जो है वो घटती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी की ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, गर्मी पाकर अणुओं की अत्यधिक गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच में आकर्षण बल, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो ऊर्ध्वपातन में जो सर्वप्रथम क्रिया होती है कि गर्मी पाएगा और अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, अचानक वृद्धि होती है, और आप सभी का ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। चलिए, ऊर्ध्वपातन की क्रिया आप सभी को ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। चलिए,
ऊर्ध्वपातन का एक जो उदाहरण है वो आप सभी का कपूर है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कपूर। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, मैंने आप सभी को बता दिया है कि इसे याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भूगर्भ पृथ्वी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, मतलब पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, भले यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है कि चांदी है, जल्दी से बताइए। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाली धातु है वो आप सभी की एल्युमिनियम है। ठीक है, चलिए, जल में घुलनशील अशुद्धियां किसके जो होती हैं वो क्या कर देती हैं, मतलब इसके कारण क्या हो जाता है? क्वथनांक कम हो जाता है जल का, कि क्वथनांक बढ़ जाता है, कि हिमांक बढ़ा देती हैं, या हिमांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन दिए हैं आप सभी के, पॉलिटेक्निक 2007 का यह क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देना। ठीक है, तो अगर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ अगर ज़्यादा होंगी तो इस कारण जो क्वथनांक होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 22 क्वेश्चन मैं आप सभी को करा चुका हूं। कैसा लगा सेशन अब तक जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कारक हैं। ठीक है, चेचक के जो टीके का आविष्कारक हैं वो कौन है? ठीक है, देखिए पीडीएफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंजेस हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सभी को। ठीक है, करना है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है 22वां नंबर है, तो मैं चलिए आप सभी को सीधा कहाँ पर ले चलता हूँ, आप सभी को सीधा आप सभी को 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलता हूँ, फिर वापस आ करके आप सभी को अदर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलिए, नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है। ठीक है, नौसादर और नमक को जो है वो अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऊपर आप सभी देखे हैं कि जो आप सभी क्वेश्चन देखे हैं वहां पर पता चला है कि ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो 23वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है? वाष्प का बनना, दूध का सड़ना और जल का निर्माण। तो 24वें नंबर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो कोयले का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, दूध का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है, जल का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन है। तो वाष्प का जो बनना है वह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। तो 24वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? ठीक है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में जल्दी से ठंडा हो जाएगा? जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, जब बर्फ के बर्तन को चारों ओर रखा जाए और सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। ठीक है, तो 25वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा। ठीक है, बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वह जल्दी से ठंडा जाएगा, वाष्प फटाफट से उसकी निकल जाएगी, जो भाप होगी वो फटाफट से निकल जाएगी। ठीक है, 25वां नंबर यहाँ पर हो गया। तो चलिए अब 26वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा तत्व है? ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व है? सिलिका, कांच, मैग्नीशियम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए निम्न में से कौन सा तत्व है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो 26वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, चलिए, तो आप सभी को बता दूं, सिलिका भी नहीं तत्व है, कांच भी तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम जो है वो एक ऐसा है जो एक तत्व है। ठीक है, चलिए, फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, इसका फार्मूला भैया रट लेना। ठीक है, इसका फार्मूला जो है वो रट लेना आप सभी। ठीक है, इसका फार्मूला आप सभी को रट लेना है, रैट बनकर रट लेना है। ठीक है, और यह क्षारीय लवण है कि उदासीन लवण है कि अम्लीय लवण है कि द्विक लवण है? जल्दी से बताइए। तो आप सभी को बता दूं कि यह एक द्विक लवण है। ठीक है, फिटकरी जो है वो एक द्विक लवण है और 4 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती
उत्फुल्ल पदार्थ का मतलब होता है कंप्लीट पदार्थ। ठीक है, क्या होता है कंप्लीट, मैंने इस वीडियो के अंतर्गत दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी में जब देखेंगे क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन आप सभी वहाँ पर देख लेना। ठीक है, उत्फुल्ल पदार्थ का मतलब होता है कंप्लीट। प्रशुद्ध पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। ठीक है, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो आर्द्रताग्राही ऐसा एक पदार्थ होगा जिसमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। ठीक है, नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है। आप सभी को बता दूं कि अभी यह क्वेश्चन देखा गया था, वह ऊर्ध्वपातन क्रिया है, पॉलिटेक्निक 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, नौसादर और नमक को अलग करने की जो विधि है वो है आप सभी की ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन हो गया, नीचे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिया था। ठीक है, अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग करते थे। कौन सी पन्नी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सोने की, एल्युमिनियम की, चांदी की कि मैग्नीशियम की, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब जो थे वो सोने की पन्नी का उपयोग किया करते थे, किस चीज के लिए, अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें बच्चे मोस्ट ऑफ द जो आंसर लगा के आएंगे वो ये लगा कर आएंगे। क्या लगा कर आएंगे कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग होता है, ये पूछ रहा है दीर्घवृत्तीय कक्षा में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसमें MH/2 पाई, NH/2 पाई, DH/2 पाई और KH/2 पाई दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी का पूछ ले कि दूसरी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग, या आप सभी को पूछ ले nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का घूमते हुए कोणीय संवेग चौथे कक्षा में, तो ये हो जाएगा NH/2 पाई। n की वैल्यू आप सभी 1 2 3 आप पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3H/2 पाई, 2H/2 पाई। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लोहे का परमाणु क्रमांक जो है 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यहाँ पर अच्छा स्पेस भी मिल जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करके बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपने अबाउ का रूल पढ़ा होगा, अबाउ के रूल के हिसाब से इसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अबाउ का रूल कहता है 1s 2s 2p, उसके बाद आपका 3s 3p। ठीक है, 3s 3p 4s 3d। ठीक है, 4s और फिर नीचे 3d। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि s कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p कोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब हमको परमाणु क्रमांक दिया है कितना, परमाणु क्रमांक आप सभी को दिया है 26। अब इस 26 को इसमें टोटल फिल करना है। ठीक है, s में 2 हमने भर लिया, फिर 2 2 4 6 4 10 10 6 16। ठीक है, 16 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3s, ये यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 3s 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 6 26। ठीक है, तो आपका पूरा हो गया। 1 वाला निकाल लो तो यहाँ पर 2 मिल गया। 2 वाला देखोगे तो 2s में कितने हो गए, 6 और 2। ठीक है, 8 हो गए। ठीक है, 3 वाला देखोगे तो 6 2 8 8 6 14। ठीक है, 2 8 14। 4 वाला देखोगे तो सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ये आप सभी देख सकते हैं, 2 8 14 2, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 32वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से आप सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखते हैं हम सभी 32 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। ठीक है, PDF मैंने आप सभी को बताई है कि थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, इस बात को लेकर आप सभी चिंतित ना हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भरे हुए हैं। ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और अगर प्रोटॉन का आवेश होता है तो +1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि जो इनका मान है वो दोनों कैसे है, बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन मैंने कहता है कि समान द्रव्यमान वाले तत्वों x तथा y के परमाणु क्रमांक 20 व 22 हैं। ठीक है, यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं
तो तत्व वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समान द्रव्यमान वाले, तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। ए बराबर पी प्लस एन, ये आपका फार्मूला होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या दी गई है तथा एक्स तथा वाई के परमाणु क्रमांक 20, तो 20 क्या है, आपके परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है 22। ठीक है, तो 20 प्लस 22 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 42। ठीक है, यक्स के प्रोटॉनों की संख्या और यक्स के न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 42। ठीक है, मतलब द्रव्यमान संख्या आ गया क्या 42। अब यहाँ पर जो लिखा है द्रव्यमान संख्या वो समान द्रव्यमान है। ठीक है, यह दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, अब दोनों के लिए लागू होगा तो हम द्रव्यमान संख्या 42 है, और अब यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 20। ठीक है, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। द्रव्यमान संख्या दोनों के लिए सेम है 42 और प्रोटॉनों की संख्या आप सभी के लिए है 20। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक वाई के लिए 22। ठीक है, वाई के लिए है 22। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी, और इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो गया 20। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट था समान द्रव्यमान का, बस यही देखना था। आप सभी का आंसर आराम से आ गया, और आई थिंक आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। और ये आप सभी देख सकते हैं क्या कि पॉलिटेक्निक 2004 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिटेक्निक 2012 का यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। ठीक है, कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, मतलब समस्थानिक में कौन सा गुण, समस्थानिक में क्या अलग अलग होता है और क्या समान होता है, ये समझना है। ठीक है, तो एक समस्थानिक में मतलब दो समस्थानिक जो होंगे उनका जो द्रव्यमान संख्या होगा क्या होगा, वो भिन्न भिन्न होगा, और परमाणु संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर समभारी पूछेगा तो यहाँ पर परमाणु संख्या जो होगी वो आपकी समान होगी। ठीक, परमाणु संख्या जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, आप सभी की समान होगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, समस्थानिक में क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, और परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर समभारी पूछता है तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी और द्रव्यमान संख्या समान होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 36वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप बाउ का नियम बताता है कि पाउली का अपवर्जन नियम बताता है कि हुंड का नियम बताता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो बताता है कि किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और आप बाउ का नियम जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। हुंड का नियम है कि एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये इसका हुंड का नियम है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है NH/2π। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, 37वां नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार 19 है और परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड कर लो तो आपको प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगी। किसी द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 + 2 = 9, और 9 क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाया है और आपने आंसर पाया है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे स्क्रीन पर कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है कि 15 परमाणु क्रमांक के वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 15th ए का है, तो यहाँ पर सीधा आपको 5 आंसर ऐसे पता चल जाएगा अगर पीरियोडिक टेबल आप सभी को याद होगा। लेकिन अगर वो नहीं याद है तो वो 2n² से पता चल जाएगा, KLM। ठीक है, KLM है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और यहाँ पर जो शेष बच रहा है 15 में से वो लिख दो, क्या 5, 8 5 13 2 15, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यार से समझा दिया हूँ, इससे आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 39वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, Na+ आयन जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो Na+ जो इलेक्ट्रॉन है वो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन जो आवेश होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो Na+
और Mg2+, ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, दोनों में सिर्फ 10 होती है, लेकिन जो आवेश है देख सकते हैं यहाँ पर 2+ है और सिंगल प्लस है, ठीक है, तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी के लिए करेक्ट हो जाएगा। आपका आता है 40, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणु में स्थित होता है। न्यूट्रॉन जो है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है समझो, ठीक है, या एक आप सभी कुछ भी कह सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ये ब्रह्मांड का एकमात्र अकेला तत्व है, ठीक है। चलिए, सभी अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, किसकी जो तरंग दैर्ध्य है उस चुंबकीय विकिरण की सबसे ज्यादा है, पराबैंगनी की है कि यक्स का है कि रेडियो की है कि अवरक्त की है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जान लीजिए कि रेडियो तरंग जो है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रेडियो तरंग की वेवलेंथ है वो जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन की सीरीज थी, लेकिन 41 क्वेश्चन आप सभी के लिए करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।